जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है, अभिनंदन है आप हमारे प्यारे प्यारे मित्रगण नेट जेआरएफ विद्यार्थियों का। आइए चलते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे, लिखिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। आइए, इससे पूर्व कक्षा में हमने चर्चा की थी। हमने चर्चा की किसके बारे में? हमने चर्चा की है कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, तो गारसादी तासी निकल करके आए। फिर आपके हिंदी साहित्य की प्रथम ऐतिहासिक रचना कौन सी थी, तो आपके इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तान निकल के आई। फिर सच्चे अर्थों में आपके इससे पहले आपकी हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा। फिर आपकी रचना कौन सी है, तो वह हमारे शिव सिंह सरोज थी उनकी। फिर ऐसे ही भी सच्चे अर्थों में कालक्रम की दृष्टि से वो कौन सी निकल के आई? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके लेखक कौन थे? हमारे यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आपके हिंदी साहित्य का आपके यानी बड़ा भारी परिश्रम करके संकलन तैयार किया मिश्र बंधु विनोद, बड़ा भारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा, प्रामाणिक और सुव्यवस्थित भी आ जाएगा उसी में। सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। लिखा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो व्यवस्थित इतिहास आए, प्रामाणिक आए, आपके सबसे अच्छा आए, तो आपका उत्तर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हिंदी शब्द सागर ही होगा। अब आइए, जो पहला प्रयास किया वो हमारे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में वो किया हमारे किन्होंने? गारसादी तासी ने। और गारसादी तासी की जो कृति है, इनके बारे में जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखिए जरा, गारसादी तासी, इनकी जो कृति है ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है क्या? लिखते जाओ मेरे साथ साथ। इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। तो देखिए इनकी कृति कौन सी है, नाम याद रखना है, परीक्षा में आता है, ध्यान रखिए कि गारसादी तासी की रचना कौन सी है। या फिर ऐसे आ जाएगा कि इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदो हिंदुस्तानी के कृतिकार कौन है, ध्यान रखिए, सवाल आते हैं ऐसे। और फिर इसके प्रकाशक जो है, प्रकाशक है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड। और ब्रिटेन से भी प्रकाशित हुआ था ये ध्यान रखिए। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन से भी हुआ था। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, प्राच्य अनुवादक समिति, यानी प्राचीन आपके अनुवादक समिति। अभी दो जगह हैं, कहाँ कहाँ पर? एक तो आयरलैंड में और आपके ग्रेट ब्रिटेन में, वहां से प्रकाशित हुई थी। तो आपकी पहली रचना ये आपके लिए समझ में आया। अब आगे की ओर लिखिए, प्रकाशन वर्ष। प्रकाशन वर्ष है प्रथम भाग का प्रकाशन। इसका प्रकाशन दो भागों में हुआ, और दूसरा है द्वितीय भाग का प्रकाशन। ये तो पहला प्रकाशन हुआ 1839 में और दूसरे का हुआ है 1847 में। ध्यान रखिए और पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए मेरे साथ साथ।
लिखिए, इसका संशोधित संस्करण 1870 में हुआ। अब देखो 1870 की जगह 1871 भी आ सकता है, ध्यान रखिए। दोनों एक साथ आएंगे नहीं, 70 नहीं मिलेगा तो 71 मिलेगा। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कोई संशय न रहे। 1870-71 में हुआ। अब इसी के अंतर्गत और लिखें हम तो लिखिए इसमें कुल 738 कवियों का परिचय दिया गया, जिसमें अधिकतर उर्दू फारसी जिसमें अधिकतर उर्दू फारसी भाषा के कवि थे। तथा साथ में पंजाबी, हिंदी कवियों को भी शामिल किया। इसी के साथ में यहां भी लिख लो निवासी, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे। निवासी थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, ये सरल भाषा हो जाएगी। लिखिए फ्रांस के रहने वाले थे। हाँ, और ये जो ग्रंथ लिखा गया, इस ग्रंथ की भाषा है फ्रेंच भाषा, यानी फ्रेंच इंग्लिश। इसी के साथ में लिख लीजिए भारत में उर्दू के पक्षकार थे, उर्दू के प्रोफेसर भी थे और उर्दू के पक्षकार भी थे। तो आप ये लिखो, ये ठीक रहेगा कि भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे और उर्दू के प्रबल समर्थक। उर्दू के क्या थे? प्रबल समर्थक थे। लिखो आप मेरे साथ साथ। तो गारसादी तासी फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच भाषा के अच्छे जानकार थे, भारत में उर्दू के प्रोफेसर, उर्दू के तगड़े पक्षकार थे ये। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है इस्तवार दलाल लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इसका प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड, यानी कि प्राच्य आपके अनुवादक समिति, आपके वहाँ से इनका यानी कि प्रकाशन हुआ, जो 2 जगह है, एक तो आयरलैंड और एक आपकी ग्रेट ब्रिटेन में, 2 जगह से हुआ था, ध्यान रखिए। तो प्रकाशन वर्ष है इसका 1839 में कवियों का परिचय दिया गया और दूसरे में रचनाओं का परिचय दिया गया। लिख लीजिए
कवियों का परिचय। हाँ, और इसमें रचनाओं का परिचय। ये लीजिए, रचनाओं का परिचय। अब इन्होंने 738 कवि शामिल तो कर लिए, लेकिन 738 कवियों में हिंदी के कवि तो केवल 72 मात्र थे। बाकी शेष उर्दू के, फारसी के, आपके यूँ कह लीजिए कि विशेष रूप से कुछ एकाध आपके यानी कि पंजाबी भाषा के। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ था नहीं। लेकिन सच्चाई ये कि साहब ऐसा लिखने का प्रयास तो अगले ने किया, तो प्रयास की इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाता है। उर्दू के प्रबल समर्थक थे, पंजाब के हमारे हिंदी के पक्षकार थे बाबू नवीन चंद्र। तो नवीन चंद्र ने ऐसे कहा कि साहब उर्दू है ना, वो शेरो शायरी की भाषा है, केवल केवल आशिकी जबान है, यानी कि आपकी शेरो शायरी की भाषा के अलावा कोई काम की नहीं है। इसमें आपका दृढ़ साहित्य यानी कि विशेष रूप से नायक नायिका का भेद उपेद इनका वर्णन करने की क्षमता नहीं है। इस बात को लेकर आपके गौरहता से चिढ़ गए, कैसा किसी ने कैसे कह दिया। और वहां से बैठे बैठे उन्होंने आपकी हिंदी के पक्षकारों को भी आपके गयाने की गंवार आदमी कहा, और हिंदी को बोल को कहा कि हिंदी भद्दी बोली है, हिंदी गंवारू भाषा है। समझ रहे हैं? तो उर्दू के बहुत तगड़े पक्षकार थे। चलो आइए लिखिए, आगे की ओर चलते हैं। लिखिए, इस ग्रंथ में हिंदी के केवल बेहतर लेखक शामिल किए। लिख लीजिए और आगे लिख लीजिए, हिंदी रचनाओं को आख्यान, आदि काव्य, इतिहास, आदि में बांटा। तो कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लीजिए कि इन्होंने लिख तो लिया ग्रंथ, लेकिन इतनी धमा चौकड़ी मचा दी कि सामने वाले ही परेशान हो गए कि साहब इन्होंने असल में कहा क्या है। ये ध्यान रखिए। हाँ, तो इन्होंने हम हिंदी रचनाएं जितनी भी थी उनको आपके आख्यान, आदि काव्य, इतिहास और काव्य भी लिख सकते हैं। इसमें काव्य आदि के अंतर्गत उनको बांट दिया। चलो आइए आगे की ओर लिखो। अगला बिंदु लिखो। लिखिए, यह ग्रंथ आकार आदि या फिर वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया। आकार आदि या फिर वर्णानुक्रम पद्धति। आगे लिख लीजिए, इसमें प्रथम कवि का नाम अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत है। अंतिम कवि कौन है? हेमंत पंत है, ध्यान रखिए। और आगे लिख लीजिए, इसे
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्ति संग्रह कहा, मतलब कवियों का परिचय मात्र है और को लेना देना इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिए। लिख लीजिए, पंजाब के हिंदी पक्षकार बाबू नवीन चंद्र ने उर्दू को आशिकी जबान कहा तो गार शादी तासी बहुत चिढ़े, और हिंदी को भद्दी बोली कहा। ये देखिए, इन्होंने हिंदी को क्या कहा है? भद्दी बोली कहा है। अब जरा देख लीजिए क्यों कहा है, स्थिति आपके सामने है। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। लिखिए आगे की ओर, इस ग्रंथ में काल विभाजन परिस्थितियां आदि का उल्लेख नहीं है। इनका कोई उल्लेख ही नहीं है, केवल बस कवियों के नाम लिख दिए। वैसे ऐसे तो पहले भी लिखे जा चुके हैं, बस फर्क इतना सा है कि इन्होंने ये नाम दिया कि सब मैं इतिहास ग्रंथ लिख रहा हूँ, इसलिए पहले आपके लिखे जा रहे हैं, समझ लीजिए। बाकी काम कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे की ओर लिख लीजिए, ग्रंथ कौन सा इनका? इस्तवार दैला लितियोर एंदुई हिंदुस्तानी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से किया। क्या नाम से? 1952 में किया। आगे लिखिए, जिसका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज प्राचीन इलाहाबाद में हुआ।
आगे लिखिए इसी के साथ में, मेरे ख्याल से यहाँ तक लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। हर लाइन में सवाल है, ध्यान रखिए। साहित्य एक दिन में तैयार नहीं होता, पर सने सने चलते रहेंगे तो सब कुछ तैयार हो जाता है। हाँ, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, जहाँ से आपको यानी कि छूटा हो या फिर आपके आप बराबर चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने सन 1952 के अंतर्गत किया, जिसका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ से, आपके इलाहाबाद से उसका प्रकाशन हुआ है, यानी कि प्रयागराज से। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने, लिखिए आगे की ओर इसी के अंतर्गत। इसमें लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और नलिन विलोचन शर्मा ने गाढ़ साधी तासी को हिंदी का प्रथम इतिहासकार माना है। और इनकी कृति कौन सी हुई, इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को हिंदी की प्रथम क्या मानी है, यानी कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस ग्रंथ से संबंधित जो जानकारी थी वो आपकी पूरी सी हुई। अब ये जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ का आपके अनुवाद भी है, और कुछ आपके, कुछ तो कहते हैं कि सब अनुवाद है, कुछ कहते हैं उनकी मौलिक रचना है, लेकिन दोनों दृष्टिकोण से हम देख लेते हैं। आइए चलो चलते हैं आगे की ओर। लिखिए मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का अनुवाद कौन से का, गार साहिब तासी के ग्रंथ का अनुवाद तबकात उ ससुरा या फिर तज़किरा ए ससुराई हिंदी, तज़किरा ए ससुराई हिंदी नाम से किया, जिसमें 1000 कवियों का परिचय शामिल किया। इसी के आगे को लिख लीजिए। इस ग्रंथ को लिखने में सहयोग करता कौन है, दिल्ली कॉलेज NYF फैनल, इन्होंने सहयोग किया। आगे लिख लीजिए, इसमें
उर्दू के कवि समाविष्ट हुए। और आगे लिख लीजिए, परिचय शामिल हुआ। सहयोगकर्ता दिल्ली कॉलेज एंड वाइफ एंड फाइनल, इसमें उर्दू के कवि समाविष्ट हुए। आगे लिख लीजिए, इस कृति को कुछ विद्वान अनुवाद न मानकर मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक कृति मानते हैं। ये देखिए, मतलब हिंदी का इन्होंने अनुवाद किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से, लेकिन ऐसे ही आपके मौलवी करीमुद्दीन ने भी इसका अनुवाद किया। इन्होंने तबकात ससुरा तज़किरा ससुराई हिंदी के नाम से किया। वाई फैंडल और दिल्ली कॉलेज ने इसका सहयोग किया, लेकिन इसके अंतर्गत इन्होंने कवियों की संख्या 1004 तक कर दी, जबकि आप जानते हैं कि पहले वाले ग्रंथ के अंतर्गत कवियों की इतनी संख्या ही नहीं, तो उसमें 738 सारी थी। अब इतने से कवियों के अंतर्गत आपके इन्होंने अपनी तरफ से कवि शामिल किए। अब अपनी तरफ से कवि शामिल किए तो फिर इनकी कृति को मौलिक कहें या फिर आपके अनुदित कृति कहें। तो अधिकतर विद्वानों ने ये तर्क दिया, यहाँ पर सहमति आई कि साहब ये कृति है ना, इनकी मौलिक कृति है, और कुछ कहते हैं इनके अनुवाद आपके अनुदित कृति है। तो आपको कैसे भी याद रखना, अंतपंत आपको याद ही रखना है। पहले नंबर पर तो नाम याद रखना कि साहब इसका नाम क्या है, कि तज़किरा ससुराई हिंदी है। और फिर दूसरे नंबर पर याद रखना कि इसके अंतर्गत क्या है, आपके तज़किरा ससुराई हिंदी का सहयोग करने वाले कौन है, 1004 कवियों का। कुछ विद्वान मौलिक कहते, कुछ अनुदित कहते, दोनों स्थितियां आपके सामने हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, इसकी पृष्ठभूमि जो लिखी गई है वो काफ़ी बड़ी है, ध्यान रखिए, मतलब छोटी मोटी नहीं है। यह ग्रंथ की पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है। कौन से ग्रंथ की? गारसाई तासी वाले की, ध्यान रखिएगा। चलो, तो मेरे ख्याल से आपकी ये जो कृति थी आपकी गारसाई तासी की, आप इसने लिख लिया होगा। हाँ, और इसके अंतर्गत वैसे कोई बात बची नहीं है, आपकी सारी बातें इसके अंतर्गत आपके समाविष्ट हो चुकी है, जो मैंने आपको बता दी है। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, केवल केवल आपके व्रत संग्रह से अलावा और कुछ कहा नहीं है। तो यहाँ तक आपका ये यानी कि तज़किरा ससुराई हिंदी की बात थी, अभी यहाँ तक पूरी हो गई। अब कुल मिलाकर के इसमें से सवाल क्या क्या बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बनेगा कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है, गारसादी तासी, कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। ये ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच में, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, फ्रेंच में। और इस ग्रंथ का नाम क्या है, इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसके प्रकाशक कौन है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, यानी प्राच्य विद्या की अनुवादक समिति, ऐसे कर लीजिए। तो वो कहाँ थी, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन, दो जगह थी। प्रकाशन वर्ष इसका आपके 1839 में दूसरे भाग का, यानी कि खंड एक ही है लेकिन इसके दो टुकड़ों में प्रकाशित हुआ, समझ रहे हैं। यानी किताब के इसके पार्ट हैं, पार्टों के प्रकाशन दो भागों में हुए हैं, एक पहला तो 39 में, दूसरा 47 में। और इसका संशोधित संस्करण 1870 में आ गया था, लेकिन इसको 71 के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, ध्यान रखिए। हाँ, और इसमें कुल आपके 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी के कवि केवल 72 ही है। इसमें उर्दू फारसी भाषा के कवि भी, पंजाबी के भी कवि शामिल हैं। हाँ, लेकिन ज़्यादातर आपके उर्दू फारसी के ही कवि हैं। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर उर्दू फारसी का साहित्य इतिहास है।
हाँ, इसी के आगे चलते हैं तो इस ग्रंथ में हिंदी के केवल 72 लेखक ही शामिल किए गए हैं। इसमें आपके हिंदी रचनाओं को आख्यान, आदिकाल, इतिहास और काव्य के नाम से बांटा गया है। इस ग्रंथ को वर्णानुक्रम पद्धति, अब वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वर्णानुक्रम पद्धति क्या होती है? वर्णानुक्रम पद्धति ये होती है जिसमें हम वर्णों के आधार पर आपके कवियों का परिचय लेते हैं या फिर लिखते हैं। ध्यान रखिए, या तो कवियों का परिचय देते हैं या लिखते हैं, तो पद्धति कौन सी हो जाती है? वर्णानुक्रम पद्धति हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जरा देखिए यानी वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर कैसी? जैसे एक के बाद में आ आया, कै के बाद में ख आया, ऐसी पद्धतियां जो होती है उसे कहते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। हाँ, अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे केवल व्रत संग्रह नाम दिया है, क्योंकि न तो इसमें परिस्थितियों का, न वातावरण का, न आपके यानी कि आपके तात्कालिक आपके वातावरण का, परिस्थिति का, कवियों का परिचय, काल विभाजन कुछ भी नहीं किया है, केवल कवियों का। तो कवियों का परिचय तो पहले हमारे भक्तमाल में भी गोकुलनाथ जी की आपकी 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, सब में मिलता है। फिर वो भी इतिहास ग्रंथ है क्या? बस फर्क इतना सा है कि उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम इतिहास लिख दिया। इस्तवार का मतलब क्या है? आपके इतिहास तो है, हिस्ट्री। हाँ, और आपके पंजाब के हमारे नवीन चंद्र बाबू थे, तो उन्होंने आपके हिंदी के पक्षकार थे, उन्होंने उर्दू को काशी की जबान कह दिया, तो चिढ़ गए बहुत खतरनाक तरीके से, और इन्होंने हिंदी को फिर भद्दी बोली कहा। ये देखिए, अब जो हिंदी को भद्दी बोली कहने वाला है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कैसे हो सकता है? बड़ा संदेह उत्पन्न होता, होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, इस ये ग्रंथ लिखा वर्णानुक्रम पद्धति में, तो इस ग्रंथ में पहला कवि आता है अंगद और अंतिम कवि आता है हेमंत पंत, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब क्योंकि सीरियल है तो पहले नंबर पर ए ही आएगा, अंत में है सी हल आएगा। कुल मिला के बात ये, इस ग्रंथ का काल विभाजन, परिस्थितियों का उल्लेख नहीं है। इस ग्रंथ का अनुवाद आपके लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से 1952 में, और हिंदुस्तानी एकेडमी आपके यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद, यहाँ पर इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिए। हाँ, अब लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और नलिन विलोचन शर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम इतिहासकार के रूप में स्वीकार किया है, और इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी को हिंदी का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है। अगला है मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का अनुवाद तबकात हो ससुरा और तज़किरा ई ससुरा हिंदी के नाम से किया। 1004 कवियों को इसमें शामिल किया। दिल्ली कॉलेज आपके वाई फाइनल इसके सहयोग करता रहे। उर्दू के कवि आपके इसमें समाविष्ट हुए हैं। इस कृति को कुछ विद्वान अनुवाद न मानकर इनकी मौलिक कृति भी मानते हैं, लेकिन अब जब है ही इसमें उर्दू का, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे हो सकता है? हो ही नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के अभी तक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हमारे सामने आया ही नहीं, बस एक इतिहास शब्द आया है कि सब हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया, कि सब ये इन्होंने हिंदी साहित्य का, लेकिन हिंदी ये उर्दू को समझ बैठे हैं। उर्दू और हिंदी में दिन रात का अंतर है। आ गई बात समझ में? तो ये सवाल जो मैं टिक लगाया है ना, इनको याद रखना बाप, कि बताइए इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तान में हिंदी के कितने कवि है? 72। कुल कवि कितने? 738। इसकी पृष्ठभूमि काफी बड़ी है। ऐसा कहते हैं कि ग्रंथ काफी बड़ा है ये, और पृष्ठभूमि भी काफी बड़ी है इसकी, ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, कक्षा को विराम देते हैं, मिलते हैं आने वाले दिन। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।